पहला जो वीडियो हमने बनाया वो अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत सल्तनत काल के गुलाम वंश का था, जिसका एक टॉपिक बच गया था, बलबन। हमने जो पहला वीडियो बनाया वो रजिया सुल्तान तक बनाया। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से लेकर 1240 तक शासन करती है। उसके बाद में 1240 से लेकर 1242 तक बैराम शाह और 1242 से लेकर 1246 तक मशहूद शाह शासन करता है। ये दोनों ही अयोग्य शासक होते हैं। इसके बाद में 1246 से लेकर 1265 तक जो शासन करता है वह नासिरुद्दीन मोहम्मद करता है। लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद शासन करता है, लेकिन उसकी जो असली ताकत थी वो बलबन के हाथों में थी। बलबन जो कि गुलाम वंश का जो द्वितीय शासक था, इल्तुतमिश ऐबक का जो उत्तराधिकारी था, उसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था। उसके अंतर्गत वह कार्यरत था। तो बलबन जो था वो एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। बलबन का जो बचपन का नाम था वो उलुग खां था। बलबन जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का कार्य बलबन ने किया। उसने ये कहा कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। लोहे और रक्त की नीति के अंतर्गत वह पुरुषों को तो मार देता था तथा स्त्रियां और बच्चों दोनों को गुलाम बना लेता था। और इसका जो शासन था, इसने सिजदा और पापोश की प्रथा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सुल्तान के सामने झुककर सलाम करना तथा उसके पैरों को चूमना, ये दोनों प्रथाएं उसने प्रारंभ की। और उसने ये कहा, उसका जो राजत्व का सिद्धांत था वो प्रसिद्ध रहा। उसने ये कहा कि जो सुल्तान होता है वह देवीय शक्तियों से युक्त होता है, यानी कि जो ईश्वर है उसको ऐसे गुण प्रदान करता है जिसके कारण से उसका व्यक्तित्व है वह कुछ हटकर होता है तथा वह जो ईश्वर होता है उसे ऐसे गुण प्रदान करता है जिसके कारण से वह शासन को संभाल पाता है। इस प्रकार बलबन ने सल्तनत काल को और मजबूत किया और उसके बाद में उसने कठोर नियम लागू किए और चोरों डाकुओं का दमन किया। इस प्रकार उसने सल्तनत काल का जो शासन था वो 1265 से लेकर 1286 तक संभाला। उसके बाद में 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो शासन संभालते हैं। और 1290 में उसका जो अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का, क्यूमर्स, उसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। और यहीं पर गुलाम वंश है उसका अंत हो जाता है और 1290 से खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। अब आज हम जो ये है कि हम जो गुलाम वंश पढ़े उसकी डेट कैसे याद करें, तो हम अगर क्रमबद्धता से याद करते हैं तो उसकी डेट याद हो जाती है। जैसे मोहम्मद गोरी आया 1191 से 91 और 92 में तराइन का युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी उस समय वापस लौट जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना शासन संभाल कर चला जाता है। लेकिन 1211 और 1191 और 92 में जो मोहम्मद गोरी आया 1191 और 1192 में, जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ, गोरी तो वापस लौट जाता है लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रशासनिक उत्तराधिकारी प्रशासन की देखरेख के लिए वो छोड़कर चला जाता है। 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बनता है, यानी कि सुल्तान बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन संभाला वो 1206 से 1210 तक था। 1210 से 1211 के मध्य उसका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, उसने शासन संभाला, लेकिन ये योग्य शासक नहीं था। उसके बाद में जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद या उत्तराधिकारी कह सकते हैं हम, वो 1211 से लेकर 1236 तक शासन संभालता है, क्योंकि इल्तुतमिश के कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। एक योग्य उत्तराधिकारी था रुकुद्दीन, जो कि उसकी मृत्यु हो जाती है 1229 में, जिसके कारण से उसके पास अब योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। तो उसने अपनी जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी
घोषित कर देता है। तो रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन संभाला। रजिया सुल्तान योग्य थी, लेकिन अमीरों का विरोध के कारण से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। 1240 से लेकर 1242 तक बैराम शाह और 1242 से 1246 तक मसूद शाह ने शासन संभाला। उसके बाद में 1246 से लेकर 1265 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद ने संभाला। उसके बाद में 65 से लेकर 86 तक बलबन ने संभाला। उसके बाद में 86 से लेकर 90 तक क्यूमर्स और एक और व्यक्ति था जिसने शासन संभाला। क्यूमर्स की जो हत्या है वो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी जाती है और यहीं से खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। अब आज अपन खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश जो है 1290 से प्रारंभ होता है। 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी सत्ता पर बैठा तब उसकी उम्र 70 वर्ष थी और ये एक दयालु किस्म का सुल्तान था। ये जो विद्रोह करने वाले जो सुल्तान होते, जो उसके अमीर थे, उनको ये माफ़ करता हुआ चला जाता था। जैसे कड़ा का विद्रोह हुआ, छज्जू मलिक ने, कड़ा का जो सूबेदार था, उसने विद्रोह किया, लेकिन उसको भी उसने अपने दरबार में बुलाया और उसको माफ़ कर दिया। इसी प्रकार चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, इनको भी ये क्या करता था, माफ़ कर देता। इस प्रकार जो अमीर तुर्क थे वह इसका विरोध करने लगे और कहने लगे कि ये किस प्रकार का सुल्तान है, इसको शासन करना नहीं आता। इस प्रकार इसका विरोध होने लगा। तो 1296 में इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसकी धोखे से इलाहाबाद में हत्या कर देता है और 1296 में सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह एक योग्य शासक था और इसकी महत्वाकांक्षी शासक था। इसने लगातार संघर्ष किया और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। सर्वप्रथम जैसे ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, 1297 में ये गुजरात पर हमला करता है और गुजरात से अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है। लेकिन रास्ते में आते हुए नवीन मुस्लिम और जो पुराने मुस्लिम थे उनके बीच में विवाद हो जाता है और यहाँ लूटमार होती है। गुजरात विजय से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में हमीर देव चौहान जो कि कहाँ का शासक था, रणथंबोर का शासक था। रणथंबोर पर इसने विजय अभियान प्रारंभ किया। हमीर देव चौहान को यानी कि रणथंबोर के किले को जीतने का इसके दो तीन कारण थे। एक तो ये जो पहले रणथंबोर का जो किला था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता, तो ये इसे वापस प्राप्त करना चाहता था। दूसरा कारण ये था, हमीर देव चौहान ने जो नवीन मुस्लिम थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी थे उनको शरण दे रखी थी। तीसरा कारण, ये एक महत्वपूर्ण किला था, शक्तिशाली किला था, इसे ये अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। ये 2-3 कारण थे जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में सेना भेजी। हमीर देव चौहान ने इनका डटकर मुकाबला किया और नुसरत खां को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को यह पता चलता है कि नुसरत खां है वो मारा गया है, वह स्वयं रणथंबोर के किले को विजय करने के लिए आ जाता है और वहां पर जो हमीर देव चौहान है वह युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और रणथंबोर का किला अलाउद्दीन खिलजी उसको विजय कर लेता है। उसके बाद में 1303 में यह चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ की ओर प्रस्थान करता है। चित्तौड़ जो कि एक मजबूत दुर्ग था। पहला कारण था कि ये संपूर्ण भारत को विजय करना चाहता था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का पहला कारण संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, रानी पद्मिनी की सुंदरता को लेकर ये बहुत ज़्यादा उत्साहित था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, जिसके कारण से इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तीसरा कारण, एक मजबूत दुर्ग होने के कारण से ये चित्तौड़ को जीतना चाहता था। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जिस 1303 में चित्तौड़ का जो शासक था वो राणा रतन सिंह था और राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानी पद्मिनी है वो हजारों रानियों के साथ जोहर करती है। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे राजपूतों का कत्ल किया और अपने पुत्र खीज खां को वहाँ का
शासन सौंपता है और चित्तौड़ का नाम भी फिरोजाबाद रख देता है। इसके बाद में 1308 में उसने राजस्थान के दो मजबूत किले थे, एक तो जालोर का, दूसरा सिवाना का। सिवाना का जो किला था उस पर शासन करता था शीतल देव और जालोर के किले पर शासन करता था कानड़ देव। उनको भी ये विजय करता है और कानड़ देव और शीतल देव युद्ध करते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके 1303 के जो विजय की उससे उत्साहित होकर उसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, जो कि कुतुब मीनार के अंतर्गत है। कुतुब मीनार में इसने एक दरवाजा बनाया जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। 1303 में निर्माण करवाया। इस प्रकार इसने राजस्थान को जो मजबूत किले थे उनको अपने अधीन कर लिया, यानी कि उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद में इन विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो अभियान है वो दक्षिण भारत की ओर अग्रसर किया। दक्षिण भारत में उसने वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्य को विजय किया और ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह रामेश्वर तक अपनी सत्ता को बढ़ा लेता है। कहने का तात्पर्य है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की 2-4 विशेषताएं ये हैं। इसकी लगातार विजयों के कारण से इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है तथा इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के नाम से अपना नाम लिखवाया और सिक्के जारी किए। इसने बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा राजस्व व्यवस्था को, यानी कि जो खालसा भूमि थी उसको सुधार कर राजस्व में वृद्धि की। तथा अलाउद्दीन खिलजी में एक ही बात थी कि जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं उनसे पहले ये अपने लिए कार्य करवाता और बाद में उनको मौत के घाट उतार देता। उसका ये कहना था कि जो व्यक्ति जो अपने सुल्तान के साथ, यानी कि पहले जो शासक था उसके साथ अगर गद्दारी कर सकता है तो मेरे साथ भी गद्दारी कर सकता है। तो इस प्रकार उसने ये कार्य किया। राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया, बाजार व्यवस्था को व्यवस्थित किया, सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित किया तथा अमीरों को, जो अमीर थे उस समय अमीरों का बोलबाला था और शासन को वो क्या करते थे, अपने हिसाब से चलाने का कार्य करते थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि कठोर नियम लागू कर दिए थे। उसके बाद में अलाउद्दीन ने ये कार्य किया कि जो बाजार व्यवस्था थी उसमें सुधारा और जो अमीर लोग थे उन पर प्रतिबंध लगाए, उनके मेलजोल कम किए, अमीरों पर कठोर अनुशासन व्यवस्था की तथा इस प्रकार उसने बहुत सारे सुधार कार्य किए। उसके सुधार कार्यों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में 6 जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है वो शासक बनता है। जैसे ही मुबारक शाह शासक बनता है वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा लेता है और स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। जो उसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके आगे वाले जो वीडियो बनेगा उसमें अपन जो है तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे।